जय हिंद। तो आइए अब क्लास 10th का जो तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसे जानने का प्रयास करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो देखिए, इससे पहले हम चलने का प्रयास, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि 9th क्लास में भी हम ऐसा पढ़े थे, दो चर वाला रैखिक समीकरण ऐसा पढ़े थे, लेकिन वो 9th क्लास में था ना कि दो चर वाला रैखिक समीकरण था, है ना। समीकरण युग्म नहीं था। युग्म का मतलब होता है पेयर, यानी कि जोड़ा, दुगो रहेगा, है ना। 9th क्लास में सिंगल हम लोग पढ़े थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला यानी कि दो अलग अलग चर रहेंगे, दो चर रहेंगे, जैसे एक्स वाई, अभी जो इसमें दिया गया है यहाँ पे एक्स वाई। और रैखिक, रैखिक का मतलब एक घातीय, है ना। दोनों चरों के घात क्या होंगे? एक ही होंगे। तो इसी को बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये 9th क्लास में पढ़ना होता था। 10th क्लास में ऐसा ऐसा एक और होगा, यहाँ पे नीचे दिया गया है, ठीक है। अब जब 9th क्लास की बात जब बोल रहे हैं, 9th क्लास में जो हम पढ़े ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो उसमें एक और बात बताते चलते हैं कि जब भी दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर देता है और उससे आपसे कोई पूछे कि कितने हल होंगे, तो आपको क्या बताना है? अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई देता है ऐसे कि एक्स प्लस y इज इक्वल टू अगर 8 है, तो इसके हल कितने होंगे? तो पॉसिबल अनंत होंगे। क्यों? क्योंकि आप इसको ला दीजिए एक्स प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया किस पर? तो आप देखेंगे ये चला गया दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है उस पैटर्न पर चला गया। और दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है उसका अनंत हल होता है। तो ये तो रहा 9th क्लास का। 10th क्लास में क्या है ना कि ऐसे ऐसे दो समीकरण लेना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, और यही इसका व्यापक स्वरूप है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। कई बार कुछ लोग लिखते हैं तो c और f जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरे तरफ भी लिख देते हैं, वो भी चलता है। और एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक में जब देखते हैं, बिहार का जो सरकारी बुक है, मैथ है, उसमें देखते हैं तो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 देता है, वो भी चलेगा, है ना। कंफ्यूजन में नहीं आना है। अगर कहीं a1 b1 c1 a2 b2 c2 दे देता है तो वहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, सेम चीज़ है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि ऐसे ऐसे जो अभी बताया कि दो चर रहेगा, है ना। रैखिक, उनके घात क्या होंगे? एक होंगे, और ऐसे ऐसे दो समीकरण होंगे। तो यहाँ पे दोनों में देखेंगे कि एक्स वाई दो चर हैं और इनके घात एक है, और ऐसे ऐसे इनकी संख्या 2 है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। यही जो है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के व्यापक स्वरूप है ना। जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, d का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, e का मान भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। यानी कि हम वही चीज यहाँ पे लिखे हैं कि वेयर, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, d इज नॉट इक्वल टू 0, e जो है इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। c और f क्या है? तो कांस्टेंट टर्म्स है, आप s लगा सकते हैं चाहें तो, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है। x और y क्या है? लीनियर वेरिएबल्स है ना, यानी कि रैखिक चर हैं। रैखिक माने एक घातीय। x और y वैसे चर हैं जिनका घात क्या है? एक है, एक घातीय, लीनियर, है ना। तो ये हम जान गए। अब इसके बाद से आता है कि हल होने की शर्तें। जब हम दो समीकरणों को ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि दोनों समीकरणों को इस बेसिस पर क्वेश्चन आएंगे, समीकरण आएंगे, उनको हल करेंगे, तो हल होने की स्थितियां, शर्तें होती हैं कि हल होने की शर्तें कि एक हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा, या फिर अनंत हल होगा। तो इसके 3 कंडीशन है जिसको जानना बहुत ही जरूरी होता है, और उसी को हम कहते हैं हल होने की शर्तें, कंडीशंस टू सॉल्यूशन, है ना। कंडीशंस टू सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे अभी मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ए और डी, एक्स दोनों में एक्स के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे। तो ये हो जाएगा क्या? तो आप देख सकते हैं ए बाई डी हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, इसको यहाँ पे हटा, यहाँ पे सुटेबल रहेगा। ए बाई डी निकाल लेंगे, x के दोनों समीकरणों में x के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे। और फिर y के गुणांक जो है, y के गुणांक पहले समीकरण में b है
और दूसरे समीकरण में ई है, तो इनके भी हम क्या करेंगे, गुणांक निकाल लेंगे, सॉरी अनुपात, इनके y के गुणांकों के अनुपात निकाल लेंगे, b बाई ई लिख दिए। और अचर पद जो है c और f, इनके भी अनुपात हम निकाल लेंगे, यानी कि c बाई एफ हो जाएगा, है ना। अब ये तीनों का मान निकालने के बाद से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें, तो तीनों का जब मान निकालने के बाद हमें 3 स्थितियां प्राप्त, संभावित स्थितियां प्राप्त होती हैं, और तीनों में से कोई एक प्राप्त होंगी, और उन्हीं को हल होने की शर्तें कहते हैं। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? जब a बाई डी और b बाई ई आपस में बराबर ना हो, तो उसको बोलते हैं कि यदि a बाई डी इज नॉट इक्वल टू b बाई ई, तो केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। और उस स्थिति में जो समीकरण युग्म जो मिलेंगे, जो ये वाला जो समीकरण युग्म मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? तो अविरोधी कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि a बाई डी इज नॉट इक्वल टू b बाई ई, तो केवल एक हल होगा, और इस स्थिति में समीकरण युग्म क्या कहलाएगा? अविरोधी कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने फिर क्या किया, दूसरी स्थिति देखते हैं कि a बाई डी, b बाई ई, c बाई एफ निकाला, और उसमें हमें प्राप्त क्या होता है कि पहली यानी कि a बाई डी और दूसरी यानी कि b बाई ई, a बाई डी और b बाई ई दोनों का मान एक जैसा प्राप्त होता है, और लेकिन तीसरा जो c बाई एफ है उसका मान एक जैसा प्राप्त नहीं होता है। और एक खास बात यहाँ पे कह देता हूँ कि जब भी a बाई डी, b बाई ई, c बाई एफ निकालेंगे, तो a बाई डी निकाल लीजिए और उसके बाद से b बाई ई निकालिए। तो a बाई डी और b बाई ई निकालने के बाद अगर इन दोनों का मान एक जैसा प्राप्त होता है, तभी हम c बाई एफ निकालेंगे, नहीं तो c बाई एफ निकालने का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पहले a बाई डी निकालना है, फिर b बाई ई निकालना है, फिर उसके अगर ये दोनों का मान एक जैसा है, तब हम लगाएंगे हाथ किसमें? c बाई एफ में, यानी कि c बाई एफ निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो पहला ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है, हमें मिल जाता है, तो फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि a बाई डी, दूसरा स्थिति जो है, दूसरी शर्त जो हल होने की दूसरी जो शर्त है a बाई डी और b बाई ई निकाल दिए, मान लीजिए निकाल दिए, और दोनों का मान बराबर आ गया, तो अब हम c बाई एफ पर जाएंगे, तब हम c बाई एफ पर जाएंगे, और c बाई एफ आपने निकाला और संयोग से उसका मान बराबर नहीं हो, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल वहां पे नहीं होगा, और समीकरण युग्म क्या कहलाएगा? विरोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विरोधी कहलाएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें अविरोधी, इसमें विरोधी कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है a बाई डी निकाला हमने, a बाई डी निकाल दिया, फिर b बाई ई निकाला, दोनों का मान बराबर आ गया, सपोज दैट, और तब हम हाथ लगाएंगे किसमें? c बाई एफ में। संयोग से इसका भी c बाई एफ हमने निकाला और इसका भी मान बराबर आ गया, तीनों एक दूसरे के बराबर आ गए भाई, तब क्या होगा, है ना। तो यदि a बाई डी बराबर है b बाई ई बराबर है c बाई एफ, यानी कि तीनों का मान एक ही आता है, तीनों एक दूसरे के बराबर, एक माने तीनों बराबर है, परस्पर बराबर है, तो उस स्थिति में समीकरण युग्म के अनंत या अनगिनत असीमित हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, और समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, है ना, तो आश्रित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आश्रित कहलाएगा। देखिए मिस्टेक हो गया हमसे, आश्रित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आश्रित कहलाएगा। तो एक बार फिर समझ लीजिएगा, a बाई डी, b बाई ई, c बाई एफ अगर परस्पर बराबर हो, मान निकालते हैं a बाई डी का, b बाई ई का, c बाई एफ का, तीनों का मान अगर एक जैसा प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में समीकरण युग्म के अनंत या अनगिनत हल होते हैं, और समीकरण युग्म आश्रित कहलाएगा। ठीक है, तो आज जो है अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो है, इस सेशन में ये पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की 5 विधियां होती हैं, उन 5 विधियों पर हम चर्चा करेंगे और दूसरे पार्ट में जानने का प्रयास करेंगे। और चलते चलते मैं थोड़ी देर के लिए हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप सबका सहयोग की नितांत आवश्यकता है, आप सबके सहयोग की। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।